हेलो दोस्तों, तो आज हम पार्किंसंस डिसीज़ पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन में क्या है कि वो एक ऐसा सिंड्रोम्स है जिसमें 3 सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो क्या, ब्रेडिकाइनेसिया। उसमें क्या होता है, जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट है वो स्लोनेस हो जाती है उसमें। दूसरा रिजिडिटी मीन्स एक स्तब्धता, जकड़ाहट आ जाती है। तीसरा क्या, ट्रेमर आते हैं। तो ये तीन तीन सिम्टम्स साथ में एक बड़ा सिंड्रोम बनाते हैं, उसको हम पार्किंसंस कहते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर है। वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन वो कैसे, तो जो हमारे डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन में कहाँ, सबस्टेंशिया नाइग्रा में होते हैं। तो जब ये सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामाइन के न्यूरॉन का जब डिजनरेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाते हैं वो, और हमारी मूवमेंट एंड पोस्चर में एक प्रकार का डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो वो डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, पार्किंसंस। बाद में तो अब पैथोफिजियोलॉजी समझ गए क्या हो रहा है, सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामाइन वाले जो न्यूरॉन है उसका डिजनरेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये पार्किंसंस हो रहा है। अब उसकी इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में क्या है, इटियोलॉजी में एक तो वो बता रहे हैं कि इडियोपैथिक है। उसका मतलब वो क्यों हो रहा है उसका एग्जैक्ट हम कोज नहीं बता सकते, तो ये है इडियोपैथिक कज। दूसरा क्या है, सेकेंडरी मीन्स किसी और वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिक कौन सा, तो मिथानॉल ले लो। मिथानॉल मीन्स जो अल्कोहल होता है, इथेनॉल, उसके जो गलत तरीके से बनता है और जो लठाकांड होता है वो मिथेनॉल है, उसकी वजह से। या फिर कोई ऐसी ड्रग्स ले लो, फॉर एग्जांपल रेसरपाइन, एमपीटीपी, ये सब ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। फिर कोई वस्कुलर डिसीज़ में कौन सा, एथरोस्क्लेरोसिस। फिर कोई हेड इंजरी हुई हो, या फिर कोई डिजेनरेटिव डिसीज़ कौन सा हो सकता है, अल्जाइमर। ठीक है, इसकी वजह से भी ये पार्किंसन डिसीज़ की इटियोलॉजी हो सकती है। फिर एक और बात ये कि ये क्या है, इनहेरिटेड है। तो ये हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आप एक उसकी इटियोलॉजी हो गई कि ये इनहेरिटेड है। फिर इसके अब आगे देखेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स। तो उसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, एक तो आपको पता है ट्रेमर आएंगे, रिजिडिटी होगी, तो ये उसके इनिशियल सिम्टम्स तो है ही, लेकिन ये पहले क्या होगा, किसी वन हैंड में आएगा, बाद में उस तरफ की साइड में आएगा, और उसके बाद जाके वो बाइलेटरल होगा। डायरेक्ट बाइलेटरल नहीं होगा, पहले कोई एक हैंड में इन्वॉल्व करेगा, फिर लेग में स्प्रेड होगा, वो सारी साइड ले लेगा, उसके बाद वो दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, और इसमें हेड और जो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आगे के क्लिनिकल फीचर्स अब कंटिन्यू करते हैं। तो आगे के क्लिनिकल फीचर्स हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें फर्स्ट क्या है कि लेड पाइप रिजिडिटी। तो लेड पाइप रिजिडिटी ये एक साइन है उसका, बराबर। और उसके बाद दूसरा है कोगविल रिजिडिटी में क्या होता है, एक तो ट्रेमर्स होते हैं प्लस रिजिडिटी होती है, दोनों होता है। और लेड पाइप रिजिडिटी में सिर्फ रिजिडिटी होती है। और तीसरा होता है ब्रेडिकाइनेसिया, जो हम अभी आगे पढ़ गए कि स्लोनेस आती है, ट्रेमर्स, गेट में एबनॉर्मलिटी, बराबर। तो इसके टेस्ट भी है, तो कोकविल होगा तो वो हम कैसे जान पाएंगे, तो उसके लिए भी टेस्ट दिए गए हैं। ब्रेडिकाइनेसिया और दोनों के लिए क्या हम कर सकते हैं कि एक तो थंब फिंगर मूवमेंट मीन्स थंब और फिंगर को
उसको टच कराने को बोलना, ऐसे कंटिन्यू ऐसे ऐसे करने को बोलना, तो इससे वो कंटिन्यूटी नहीं रख पाएगा, जिसको ये डिसीज होगा। दूसरा फिस्ट एंड बो, फिस्ट ओपन क्लोज, मीन्स ऐसे मुट्ठी ओपन क्लोज करने के लिए बोलना होगा, तो वो भी वो ठीक से नहीं कर पाएगा। दूसरा ट्रेमर्स में हम क्या कर सकते हैं, तो कि फिंगर नोज टेस्ट, रेस्टिंग ट्रेमर्स। फिंगर नोज में क्या होता है, फिंगर को नोज तक ले जाना और फिर से ले आना, वो टेस्ट करवाते हैं। गेट एबनॉर्मलिटी में हम क्या करते हैं कि किसी चेयर पे हम बिठा देते हैं, बाद में उसको वहाँ से दोनों हाथ क्लोज करके खड़ा होने को बोलते हैं, तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये गेट एबनॉर्मलिटी हम चेक कर सकते हैं। और लेड पाइप रिजिडिटी में हम क्या कर सकते हैं, वो एक रह गया था, एक्टिवेशन मैन्यूवर टू इलिक्ट रिजिडिटी को इलिक्ट करने के लिए हम क्या एक्टिवेशन मैन्यूवर करा सकते हैं। और इसके अलावा भी हमें क्या देखने को मिलता है, तो उसका जो फेस होता है ना, वो फेस कैसा होता है, एकदम मास्क लाइक अपीयरेंस उसमें आ जाता है, मास्क जैसा। और उसका वॉइस कैसा हो जाता है, वॉइस एकदम स्लो हो जाता है। और एक बात, उसकी जो स्वेटिंग होती है ना, वो बढ़ जाती है, ये पेशेंट में स्वेटिंग ज़्यादातर होती है। और इसके अलावा भी एक सिम्टम्स कौन सा रहता है, कॉन्स्टिपेशन, वो पेशेंट ज़्यादातर कॉन्स्टिपेटेड रहता है। और एक सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स में आता है, पर वो पार्किंसंस का नहीं है, वो क्या है, वो कि वो कन्फ्यूज स्टेट में ही रहता है, वो कन्फ्यूज़न में ही रहता है। वो क्यों, क्योंकि जो इसके दौरान वो ड्रग ले रहा है ना, वो ड्रग की जो साइड इफ़ेक्ट है शायद उसके वजह से ही है, तो वो भी एक कॉज है। बाद में इसकी स्टेजिंग, उसके कुछ स्टेज है जो नक्की किए हुए हैं, वो किसने नक्की किए हुए हैं, होएन एंड यार की एक स्केल है, जिसकी हेल्प से हम स्टेज को नक्की कर सकते हैं। तो उसके स्टेज कितने हैं, एक तो स्टेज 1, उसमें क्या होगा कि यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट ही होगा सिर्फ, मीन्स एक ही साइड ये होगा। स्टेज 2 में क्या होगा कि यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट में से क्या हो जाएगा, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट। बट बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, बट पोस्टुरल एबनॉर्मलिटी नहीं होगी। फिर आता है स्टेज 3, उसमें क्या होगा, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, बट माइल्ड पोस्टुरल एबनॉर्मलिटी भी होगी। फिर आता है स्टेज 4, उसमें क्या होगा, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, लेकिन यहाँ माइल्ड से ज़्यादा पोस्टुरल एबनॉर्मलिटी होगी। फिर स्टेज 5 आता है, उसमें क्या होगा कि सीवियर पोस्टुरल एबनॉर्मलिटी होगी, जिसकी मदद से वो क्या अकेला खड़ा नहीं रह पाएगा, उसको सपोर्ट चाहिए होगा, या फिर ये बेड में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो एकदम बेड रिडन हो जाएगा। तो ये उसका स्टेज 5 है। तो अब आगे के वीडियो में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट। तो अब हम उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहले हम कौन सी देखेंगे, मेडिसिन वाली, बराबर। तो स्टेज 1 एंड 2, स्टेज 1 एंड 2 में हम कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें फर्स्ट एक तो चॉइस है एंटी कोलिनर्जिक्स। उसमें कौन सी, ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, उसका डोज हम 1 to 2 mg देते हैं QID में। एंड दूसरी बेंजोट्रोपाइन, वो 0.5 to 1 mg देते हैं, वो TID में देते हैं। पर उसकी साइड इफ़ेक्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट क्या है कि उसके माउथ में ड्राइनेस आ जाती है,
दूसरा उसके जो एंकल जॉइंट होता है उसमें कभी कभी सूजन आ जाती है। और एक बात, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसमें, ग्लूकोमा के पेशेंट में, क्योंकि गैस इसमें क्या होता है, ग्लूकोमा का पेशेंट होगा और हम ये देंगे तो और उसका जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसमें नहीं देते। दूसरी कौन सी है कि अमनटेंड, ये क्या करेगा, जो ट्रेमर है उसको डिक्रीज करेगा। इसको हम 100 mg वाला डोज देते हैं, बीडी में देते हैं मोस्ट ऑफली, कई इसको टीआईडी में भी देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हम उसको बीडी में ही देते हैं। दूसरा कौन सा है, डिप्रेनाइल। ये क्या करता है कि जो डोपामाइन होता है हमें उसे ही बचाना है, उसका ही डिजनरेशन हो रहा है, तो ये ब्रेन में डोपामाइन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कम करता है, ठीक है। और ये ट्रेमर को कम करने के लिए है, ठीक है। तो ये स्टेज 1 और 2 के लिए थी। अब स्टेज 3, 4 एंड 5 में हम कौन सी देंगे, तो उसमें कॉम्बिनेशन भी आता है और सिंगल भी आती है। सिंगल में कौन सी, लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या करता है कि जो डोपाडी कार्बोक्सिलेस होता है उसमें से डोपामाइन कन्वर्ट करती है, तो हमें इनडायरेक्टली हमें डोपामाइन ही चाहिए होता है और इसको ये कन्वर्ट कर देती है, तो ये है लीवाडोपा। लेकिन अभी ज़्यादातर लीवाडोपा का कॉम्बिनेशन यूज होता है, मैं अभी आगे बताता हूँ। ये 5% ही ब्रेन तक जाती है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, 5% डोज ही इतना ब्रेन तक इंटर होता है। ये हमने उसकी मैकेनिज्म जान ली। और कॉम्बिनेशन वाले में इसके साथ क्या होता है, कार्बिडोपा होता है, कार्बिडोपा, जिसमें एलसी लिखा हुआ आता है, लीवोडोपा और कार्बिडोपा। इसमें भी कई आते हैं, एलसी कौन सी आती है, हाँ 110 वाली होती है, 125 वाली, एलसी 275। इसमें क्या आता है, 100 लीवोडोपा होगी और 10 कार्बिडोपा होगी। इसमें 100 लीवोडोपा और 25 कार्बिडोपा, इसमें भी 75 ही कार्बिडोपा होगी। तो ये उसके कॉम्बिनेशन है, वो फिलहाल यूज़ होते हैं। और एक एलसी प्लस भी आता है, ये एलसी प्लस इसका ही सिनोनिम से, उसमें यही होता है, उसमें भी यही होता है, 100 और 25 वाला ही, ठीक है। और दूसरी है कौन सी, ये हमने फर्स्ट वाला देखा है। दूसरा कौन सा हम इसमें दे सकते हैं कि जो डोपामाइन होता है, डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसमें कौन से 2 रिसेप्टर होते हैं, D1 एंड D2। तो दोनों की जो एंटागोनिस्ट हो ऐसी कौन सी गोली है, परगोलाइट। और ओनली D2 को एंटागोनिस्ट कर रही हो ऐसी कौन सी गोली है, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये दोनों एंटागोनिस्ट के रूप में है। और बाद में दोस्तों हम उसकी, ये मेडिसिन वाला तो हो गया, कई जब ये मेडिसिन काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, तो लास्ट ऑप्शन इसमें आता है सर्जरी का। सर्जरी का नाम क्या है, DBS। डी मीन्स डीप, बी मीन्स ब्रेन, एस मीन्स स्टिम्युलेंट, डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन, ठीक है। इसके अलावा और एक भी है, थैलामोटोमी। थैलामोटोमी क्या ट्रीट करता है, ट्रेमर को कम करता है, ठीक है। और DBS में क्या होता है कि जब एक्सेसिव शेकिंग ऑफ हैंड्स होने लगे, एक्सेसिव स्टिफनेस हो जाए, तब उसको रिलीव करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। लेकिन इसका राइट कैंडिडेट हम कब चूज़ करें, कि जब मेडिसिन उसको कुछ इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा हो तब, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।